Hello everyone, I'm Sandeep Varela. Welcome back to my channel Physics Munitions. So in today's video, I'll start with problem number 9 of the chapter Electric Field and Potential. Alright, so question number 9, HCV. Question कह रहा है estimate the number of electrons in 100 gram of water. How much is the total negative charge on these electrons? दो क्वेश्चन इसमें अपने से पूछे गए, ठीक है, कि चार्ज कितना होगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे हमारे पास में, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बेसिकली अपना को जो मास गिवन है वो कितना गिवन है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर वो कितना गिवन है अपने को, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ये गिवन है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 18 ग्राम H2O जो अपने पास में होता है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या उसमें होते हैं एवोगैड्रो 6.023 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स, राइट, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम H2O की बात करूं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, सिंपली 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18, इतने मॉलिक्यूल्स, राइट, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हमसे कितने ग्राम में पूछ रहा है वो, 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 100 ग्राम H2O में 6.023 into 10 raised to the power 23 whole divided by 18 multiplied by 100, इतने मॉलिक्यूल्स, राइट। जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.35 into 10 raised to power 24 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब हमारे पास 100 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब हम लोग जानते हैं अपना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1s2o मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1s2o मॉलिक्यूल, ये कितने होते हैं अपने पास में, ये टोटल 10 होते हैं, राइट, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो हमारे पास में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास में है 3.35 into 10 raised to the power 24 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल number of electrons in basically 100 gram H2O, कितना आ जाएगा ये, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3.35 into 10 raised to the power 24 इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में आ जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 3.35 into 10 raised to the power 25 इलेक्ट्रॉन्स। तो 100 ग्राम जो मॉलिक्यूल, सॉरी 100 ग्राम जो H2O होगा अपने पास में, उसमें 3.35 into 10 raised to the power 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पहला पार्ट तो हो गया इसका, मतलब दो क्वेश्चन है ना बेसिकली इसमें, तो इसमें फर्स्ट तो समझ में आ गया, कह रहा हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज पूछ रहा है हमसे, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज पूछ रहा है, राइट। तो वैल्यू ऑफ चार्ज अगर हमसे पूछ रहा है तो वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है अपने पास में, वैल्यू ऑफ चार्ज अगर मैं इसको Q लिखूं तो Q इक्वल्स क्या होता है अपने पास में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज n into E, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 25 मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 5.35 into 10 raised to the power 6 कूलम। तो ये हमारा इसके आंसर हो गया, राइट। तो इसके दो आंसर है बेसिकली, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है जो फर्स्ट पार्ट बोला गया, और सेकंड पार्ट का आंसर ये है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लैरिटी से समझ में आया होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 HCV।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। Suppose all the electrons of 100 gram of water are lumped together to form a negatively charged particle and all the nuclei are lumped together to form a positively charged particle. Right? तो सोचो 100 ग्राम जो वाटर था उसमें अभी अभी जब हमने क्वेश्चन 9 सॉल्व किया तो उसमें टोटल चार्ज कितना आया था? क्या टोटल चार्ज आया था अपने पास में Q की वैल्यू 5.35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये अपने पास में आया था। तो उन्होंने कहा है कि ये 100 ग्राम वाटर के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक पॉजिटिव चार्ज बन जाए और उतना ही इतना ही पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाए। तो हमसे पूछ रहा है कि बेसिकली if these two particles are placed 10 सेंटीमीटर और उनको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ओके, तो देखो जरा, तो इसका मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है? क्या Q1 और Q2 सेम दोनों की वैल्यू इतनी है, राइट? अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो मैं, ठीक है, और उनके बीच की सेपरेशन कितना बोला गया है? सेपरेशन बोला गया है 10, कितना बोला गया है? 10 सेंटीमीटर, राइट? तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ फोर्स कितना होगा। तो फोर्स क्या होता है? कोलम्बिक अट्रैक्शन का फोर्स क्या लिखा जाता है? क्या Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट? तो फोर्स कितना लिखा जाएगा? K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 सेम है तो 5.35 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर। आर कितना अपना 10 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, राइट? तो ये जब सारी वैल्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अपनों को मिलेगी F इक्वल्स 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं ये हमसे? आगे इन्होंने हमसे बोला है कि कहा गया क्वेश्चन नंबर 10, राइट? कंपेयर इट विद योर वेट। तो देखो वेट के लिए अपना सिंपली मान लो जैसे कोई भी है, अगर कंपैरिजन करना है तो मान लेते हैं एक रफ आइडिया के लिए कि वेट जो है वो बेसिकली कितना है? W। मान लीजिए 60 kg का अपने पास में कोई पर्सन है, तो ठीक है, 60 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 9.8, तो W की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 588 के आसपास, राइट? एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो 588 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, नियरली इक्वल लिख लेते हैं 588 न्यूटन, राइट? तो हमसे कंपैरिजन पूछा गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? बेसिकली तो इन दोनों का अगर हम लोग डिवीजन करें Fe अपॉन W तो कितना मिलेगा? 2.56 10⁻25 होल डिवाइडेड बाय 588, राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी Fe इक्वल्स विच इम्प्लाइज Fe इक्वल्स 4.35 multiplied by 10⁻22 times Wg, राइट? तो ये हमारे जो वेट का वो कितने टाइम्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 4.35 इंटू 10⁻22 टाइम्स, ठीक है। तो सिंपली यही अपनों को शो करना था, इसमें जो भी रहेगा आप देखो इसको चेंज करते रहो तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, राइट? हालांकि हम लोग देख सकते हैं इसका कोई लेना देना इसके सामने नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके, राइट? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। HC, आइए देखिए। Consider a gold nucleus to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between the two protons situated at largest separation. अच्छा सोचो, बेसिकली हमारे जो प्रोटॉन होंगे अगर वो लार्जेस्ट सेपरेशन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस है तो लार्जेस्ट सेपरेशन तभी हो सकती है जब एक प्रोटॉन यहाँ हो और एक प्रोटॉन यहाँ हो। तो इसका मतलब इनके बीच की जो सेपरेशन होने वाली है वो क्या है? बेसिकली वो कुछ और नहीं, वो न्यूक्लियस का क्या है? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर है जो मैक्सिमम सेपरेशन होने वाली है, राइट? तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? रेडियस है 6.9 फर्मी, तो
2 multiplied by 6.9 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी जानते हैं हम लोग, राइट? 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, प्रोटॉन की बात कर रहा है तो चार्जेस कितने कितने हैं? ये चार्जेस है अपने पास में Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स प्रोटॉन का चार्ज दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सही है, ठीक है। तो फोर्स अपनों से पूछा गया है, तो आइए फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उनके बीच की सेपरेशन, दैट मीन्स यहाँ पर होगा D स्क्वायर, राइट? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, 9 into 10⁻9 1.6 into 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि Q1 Q2 क्या है अपने सेम है। D की वैल्यू कितनी है? 2 into 6.9 into 10⁻⁻15 होल स्क्वायर, राइट? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आती है 12 पॉइंट नहीं 1.2 न्यूटन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सिंपली ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 HCV। देखिए, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर रब किया गया है तो एक पे पॉजिटिव जितना आएगा उतना ही दूसरे पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम लोग जब फ्रिक्शन से चार्जिंग की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर हुए होंगे तो दूसरे वाले पर पॉजिटिव नेगेटिव आया होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया होगा, राइट? सॉरी, लिया होगा। और जिसने दिया होगा वो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात की क्लैरिटी है कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से ट्रांसफर हुए तो इस पर +100 आएगा और उस पर क्या आएगा? -100 आएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर +Q चार्ज आया और इस वाले पर कितना आया? -Q। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पर चार्जेस क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं, राइट? तो आगे क्या कह रहे हैं कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। 1 सेंटीमीटर अपार्ट इनको प्लेस कर दिया गया, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है अपनी? 1 सेंटीमीटर, करेक्ट? ठीक है। तो कह रहा है इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है इधर और इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है अपनों को? 0.1 न्यूटन। तो हमसे क्या कह रहे हैं ये? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। तो पहले तो सिंपली हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस Fe इक्वल्स KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, तो R स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या Q की वैल्यू आ गई FeR स्क्वायर डिवाइडेड बाई K का स्क्वायर रूट, राइट? सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच मीन्स Q इक्वल्स Fe कितना है अपने पास में? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है? 1 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई K कितना है? 9 into 10⁻⁹ स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो जब आप इसको Q को सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपको मिलेगी 3.33 into 10⁻⁻8 कूलम। अब ये चार्ज अपनों को टोटल चार्ज पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज? Q इज इक्वल टू NE, राइट? जहां पर N क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्जेस, ठीक है। तो क्योंकि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। सिंस ऑल्सो वी नो दैट Q इक्वल्स NE, तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए, तो N की वैल्यू चाहिए, तो Q बाई E। तो मतलब इस टोटल चार्ज को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे जो ट्रांसफर हुए होंगे, राइट? विच मीन्स N इक्वल्स Q की वैल्यू कितनी है? 3.33 into 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी N इक्वल्स 2.0 into 10⁻, ऊपर जाएगा ये 8 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 19 वगैरह। जब इसको सॉल्व करते तो कितना आता है? 11। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने जो कि ट्रांसफर हुए हैं एक से दूसरे पर, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर। कैसे?
जब हमने उसको रब किया था, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 HCV। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine. Okay, तो देखो इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ये मान लीजिए Na प्लस है और ये क्या है अपना Cl माइनस है, ठीक है। ये दोनों कैसे बाउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बाउंड है, ठीक है। चलिए आइए, तो आगे क्या कह रही है, टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी दिस। मान लेते हैं आर है और आर की वैल्यू अपनों को कितना गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको बाद में, कोई इशू नहीं है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, स्टेट द assumptions if any that you have made। ओके, ठीक है। तो हम लोग यही assumption लेकर के चल रहे हैं कि क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है कि हम लोग इसको शॉर्ट रेंज में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, राइट, ये तो लिखा जाएगा। अच्छा के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा चार्ज की वैल्यू कितनी है, उन्होंने बोला एक एक इलेक्ट्रॉन, इस पे प्लस इस पे माइनस, राइट। तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है 2.75 इंटू 10⁻⁻8। ये तो सेंटीमीटर में था, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका स्क्वायर, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.05 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स है, राइट। तो आई होप क्लैरिटी आपको कि ये क्या हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 HCV। आइए क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं क्या कह रहे हैं। Find the ratio of the electric and gravitational forces between two protons। तो इसका मतलब अगर इन्होंने डिस्टेंस नहीं दिए तो हम लोग एक assumption लेकर के चलते हैं कि दोनों को सेम डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, राइट। तो ऐसा assumption लेकर के चलते हैं हम लोग। तो देखो जरा Fe जो लिखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना लिखा जाएगा, क्या वो लिखा जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, जी m1 m2, दोनों के मासेस सेम है क्योंकि प्रोटॉन है, तो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। ये बात समझ में आती है। तो इन्होंने रेशियो की बात की है, तो एफ ई अपॉन एफ जी ये हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपनों को और अपनों को आंसर मिल जाएगा। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल्स के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू है प्रोटॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, राइट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी जो आप लोगों को मिलेगा ये मिलेगा 1.23 इंटू 10⁻36। तो आप देख सकते हो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा शॉर्ट रेंज में वैलिड नहीं है, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होता है। तो शॉर्ट रेंज में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इफेक्टिव होता है, और वो कितने टाइम्स होता है, वो इतने टाइम्स होता है, राइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 15 HCV। आइए देखिए। Suppose an attractive nuclear force acts between two protons which may be written as F equals C times e raised to the power
माइनस के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये है सिचुएशन जहां पर सी अपने पास में कोई कांस्टेंट है। तो हमसे कह रहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट्स ऑफ सी एंड के। सी एंड के की अप्रोप्रिएट डायमेंशनल फॉर्मूला और अपनों को उसकी यूनिट्स लिखनी है। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये फोर्स है, राइट? तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी भी फोर्स होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये तो एक्सपोनेंशियल है जो कि डायमेंशन लेस होगा, राइट? तो अगर मुझे सी की डायमेंशन लिखनी है तो आपको पता है सी की डायमेंशन जो होनी चाहिए, क्या वो इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ किसकी? एफ आर स्क्वायर की, एफ इंटू आर स्क्वायर की, राइट? यही तो होना चाहिए। क्लियर है? तो सी की डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ, पार्ट ए है ना, तो सी की डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँ, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? क्या एम एन टी माइनस टू, और आर क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है, तो लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, सॉरी इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? एम एल क्यूब टी माइनस टू। दिस इज योर आंसर। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ सी। ध्यान से देखो, सी का फॉर्मूला किस हिसाब से आ रहा है? एफ आर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट? ये यूनिट आ गई हमारे पास में। अब पूछ रहा है कि के की भी डायमेंशन बताओ। के की डायमेंशन क्या होगी? देखो जरा ध्यान से, ये एक नंबर आना चाहिए, मतलब डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब के इंटू आर की जो डायमेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डायमेंशन लेस, राइट? तो इसका मतलब जो के की डायमेंशन होगी, आपको नहीं लगता वो 1/r की डायमेंशन होनी चाहिए, राइट? क्योंकि k इंटू आर क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। तो जो k की डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन होगी? 1/r की डायमेंशन। तो आइए इसको लिखते हैं। तो k की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? तो r तो डिस्टेंस है, तो l की डायमेंशन होगी। तो इसका मतलब k की जो डायमेंशन आई वो क्या आई? l इनवर्स, राइट? या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, l इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ k क्या आई? यूनिट ऑफ के आई मीटर इनवर्स। सही बात है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट ए हो गया है। अब देखो पार्ट बी में क्या बोला है। पार्ट बी, आइए इधर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया आप लोगों को। पार्ट बी कह रहे हैं कि के की वैल्यू 1 फर्मी इनवर्स कंसीडर करिए आप। 1 फर्मी इनवर्स उन्होंने बोला के की वैल्यू 1 फर्मी इनवर्स है, and that the repulsive electric force between the protons is just balanced by attractive nuclear force when the separation is 5 fermi। तो R की वैल्यू दे दी उन्होंने 5 फर्मी। ठीक है, ये भी सही है। तो हमसे कह रहे हैं कि जब जस्ट बैलेंस करता है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, किसके वजह से? जो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उनके बीच में, उन दोनों को जब जस्ट बैलेंस कर रहा होगा, तो हमसे पूछ रहा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसे गिवन है? न्यूक्लियर फोर्स गिवन है इस तरीके से, सी ई रेज टू द पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? के क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये के और ये के अलग है, राइट? ये कांस्टेंट है और ये क्या है अपना? 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 वाला कांस्टेंट है। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो सी की जो वैल्यू आई हमारी, वो सी की वैल्यू कितनी आ गई? देखो जरा, सी की वैल्यू आई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर माइनस स्मॉल के आर, राइट? सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आ जाओ। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए क्या मिलेगा। तो c इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई q।
क्यू क्या है? प्रोटॉन का चार्ज। 1.6 into 10 raised to the power minus 19 whole square divided by e raised to the power माइनस के कितना है? 1 फर्मी इनवर्स, और ये r कितना है? 5 फर्मी इनवर्स। फर्मी से फर्मी इनवर्स कैंसिल आउट, तो इसका मतलब -5, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके c की वैल्यू आती है 3.4 into 10 raised to the power minus 26, और यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, सिंपल, राइट। तो आई होप आपको ये सारे के सारे आंसर्स, सारे सॉल्यूशंस डिटेल्ड में आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको इसी तरीके से अगर वैल्यूएबल डिस्कशंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।